हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अपने क्लास 10th की स्टडीज बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इस सेशन के अंदर करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब देखिए ये जो चैप्टर है ये बहुत एक तरीके से इजी है, आप ये कह सकते हो, क्योंकि आप जो अभी अभी आपने खाना खाया होगा उसमें भी एसिड्स थे, बेस थे और सॉल्ट था। जो आपने नमक डाला था वो आज हम सीखेंगे कि भैया नमक कैसे बनता है। उसी के साथ में आपने सुबह कपड़े धुलवाए होंगे आपकी मम्मी से और आपकी मम्मी ने वॉशिंग पाउडर से धोया होगा, उसमें होगा बेकिंग सोडा। हर एक जगह पर आपको मिलेगा कि यहाँ पर किस तरीके से फॉर्म होता है, वो सब आपको इस चैप्टर में पता लगेगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आगे आने वाले 15 20 30 मिनट जितना भी है आराम से ध्यान से शांति से बैठ जाओ और पूरी बातों को ध्यान से सुना ताकि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आए। और उसी के साथ में अगर बात करें इसके नोट्स कहां पर मिलेंगे, तो इसके नोट्स आप लोगों को डाउनलोड करने पड़ेंगे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर के, वहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें एसिड बेस एंड सॉल्ट की, तो एसिड हमारे आसपास में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड होते हैं, तो उनकी सभी की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो उसके बेसिस के ऊपर क्या करा गया, उनको अलग अलग क्लासिफाई करा। सबसे पहले एसिड बनाए गए, फिर बेसिस बनाए गए, फिर इसके बाद में सॉल्ट बनाए गए। तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया, जैसे कि ए, बी और सी। अब उसके बाद में अगर बात करें कि इसमें सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इंडिकेटर का। अब इंडिकेटर का क्या काम होता है, एग्जाम्पल के तौर पर कि आप जा रहे हो बाइक के ऊपर, ठीक है, आप स्ट्रेट जा रहे हो और आपको लेफ्ट टर्न लेना है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट वाला इंडिकेटर ऑन करोगे ताकि पीछे वाले को पता लग जाए कि हाँ भैया मैं लेफ्ट जाऊंगा, तो आप लेफ्ट में चल जाएंगे, वो स्लो डाउन हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये एसिड और बेस होते हैं, तो इनके लिए भी इंडिकेटर की जरूरत होती है। अब ये क्यों जरूरत होती है भैया, अब ये इसलिए जरूरत होती है क्योंकि आपके पास में दो कंटेनर हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूं कि आपके पास में एक फ्लास्क ये है, एक फ्लास्क ये है, दोनों में कुछ ना कुछ एक कलरलेस लिक्विड भरा हुआ है और आपको पता नहीं है कि इसमें एसिड है या फिर इसमें बेस है। तो अब आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये तो है नहीं कि आप इसे टेस्ट करके आइडेंटिफाई करोगे कि ये अगर खट्टा हुआ तो यहाँ पर ये एसिड हो गया, बीटर हुआ तो यहाँ पर बेस हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो अब इसको सॉल्यूशन निकला कि अब हमें इसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा जिससे कि हमें पता लगे। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आया कि हमें एक ऐसा डेवलप करना होगा जिससे कि जो कलर चेंज करे और हमें पता लग जाए। जैसे कि जब बाइक की लाइट ब्लिंक करती है लेफ्ट वाली, तो हमें पता लगता है कि हम इस तरफ जाएंगे। उसी तरीके से इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो अपना कलर चेंज करते हैं। जैसे कि जो अगर बात करें एसिड जो होते हैं, यहाँ पर मैं जो बात लिख रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ब्लू होता है, ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कर देते हैं रेड में। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड हो गया। लिटमस पेपर की बात हो रही है। अगर बात करें बेस की, तो बेस में उल्टा हो जाता है। बेस में क्या होता है, ब्लू से एक तरीके से उल्टा लिख दिया मैंने, रेड से जो होता है, रेड से कन्वर्जन हो जाता है आपका ब्लू का। तो आप इसमें ये याद रख सकते हो कि जो हमारा बेस है, बेस से बी को याद रख सकते हो कि बेस जो होते हैं वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि अब इंडिकेटर का काम क्या होता है। इंडिकेटर का काम ये होता है कि वो अपना कलर चेंज करके बताते हैं कि हमारा ये कलर चेंज हो गया, तो हाँ ये एसिड है, ये बेस है, और उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन होती है। तो सिंपल सी इंडिकेटर की डेफिनेशन यहाँ पर ये होगी कि एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर। तो अगर उसका कलर चेंज हो रहा है तो हम उसके कलर को देख करके बता सकते हैं कि हाँ ये एसिड है या फिर ये बेस है। देन फिर इसके बाद में इसके कुछ टाइप्स होते हैं, 3-4 तरीके के होते हैं इंडिकेटर। सबसे पहले आते हैं नेचुरल इंडिकेटर, द इंडिकेटर दैट आर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो मिलेंगे वो हो जाएंगे नेचुरल इंडिकेटर। अब इसका जो एग्जांपल है वो है लिटमस सॉल्यूशन। अब जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक तरीके की डाई होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक कलर की ड्रॉप अगर हम डालते हैं तो उसे पूरा पूरा सॉल्यूशन कलरफुल हो जाता है। तो उसी तरीके से ये कलर पर्पल कलर की डाई होती है जिसको कि एक्सट्रैक्ट करा जाता है लीचन प्लांट से। अब इसके बाद में आता है लिटमस पेपर। आप लोगों ने लिटमस पेपर का नाम तो सुना होगा। लिटमस पेपर क्या होता है, सिंबल से जैसे कि ये है तो इसकी जगह पर एक पेपर होगा, उसको आप जब एसिड में डिप करेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको याद रख सकते हो या फिर आप बेस के लिए याद रखो। जैसे कि बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस में क्या होता है, बेस में आपको सिंपल सा ये याद रखना है, ये बहुत ज्यादा बड़ा सर्कल बन गया। बेस में क्या होता है, बेस में ये होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया था बेस से बी से याद रखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि जो रेड कलर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में। रेड क्या होता है, बेस से बी में याद रखेंगे कि बेस से क्या होता है कि ब्लू कलर में कन्वर्जन हो जाएगा। तो लिटमस पेपर जो है रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिटमस पेपर का काम इतना सा होता है कि जब आप एसिड में डिप करेंगे तो वो ब्लू से रेड में हो जाएगा और अगर बेस में करेंगे तो रेड से ब्लू हो जाएगा। उसका बस कलर चेंज होकर के बताना होता है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। अब जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं इसके नाम से क्लियर है कि द इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज्ड, एक तरीके से द इंडिकेटर विच आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी और द इंडस्ट्री आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। क्योंकि
हम इसे खुद से फॉर्म कर रहे हैं। जो भी चीज़ हम खुद से सिंथेसाइज करते हैं वो होती है सिंथेसाइज, तो यहाँ पर इसका नाम हो गया सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर। अब इसका एग्जांपल यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थलीन हो गया। अब मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज एक रेड मतलब सॉलिड मिथाइल ऑरेंज एक बहुत ही छोटे अमाउंट के अंदर जब गर्म पानी में डिसॉल्व करा जाता है तो पूरा पूरा सॉल्यूशन कलरफुल हो जाता है। देन फिर इसके बाद में आपको इसको फिल्टर करना है और इसको फिल्ट्रेट जो होती है वो होती है मिथाइल ऑरेंज। जब आप इसको एसिड में डालोगे तो ये क्या होगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर बेस में बात करें तो ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको याद रखना होगा ये जो चीजें हैं जैसे कि मिथाइल ऑरेंज का हो गया, लिटमस का हो गया और फिनोप्थलीन का हो गया, ये तीनों याद रखने हैं। सबसे पहले अगर बात करें लिटमस में क्या होता है भैया? ब्लू से रेड में करता है। मिथाइल ऑरेंज में भी क्या होगा? वो होगा मतलब ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से फिनोप्थलीन जो है इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। फिनोप्थलीन में चेंज ये होता है कि जो एसिड होते हैं वो जैसे इसके कांटेक्ट में आते हैं ये यहाँ पर हो जाता है कलरलेस। तो अब ये अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर ही होगा। लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है कि बेस के केस में, बेस जो होते हैं बेस के केस में क्या हो जाता है कि ये पिंक कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना फिनोप्थलीन के केस में। इसी तरीके से येलो कन्वर्ट हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में और ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं? ओल्फैक्टरी को इस तरीके से याद रखो, ऑर्डर मतलब दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। मतलब ये है कि जिनकी स्मेल यहाँ पर ऑर्डर क्या होती है? वो होती है स्मेल। आप इसको याद रखो कि उनके अंदर खुशबू या फिर बदबू आने लग जाती है जब कभी भी वो एसिड और बेस के इंडिकेटर में आते हैं। तो ये सब तो अपना कलर चेंज कर रहे थे, लेकिन जो अपनी खुशबू चेंज कर दे उसको कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब इसका एग्जांपल यहाँ पर वेनिला एक्सट्रैक्ट हो गया और ऑनियन हो गया। ये दोनों एग्जांपल हैं किसके? यहाँ पर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के। देन फिर इसके बाद हमारे पास में आते हैं एसिड्स। अब देखो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड आपने बहुत सारे हम कंज्यूम करते रहते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। जैसे कि आपने अभी लेमन जूस लिया होगा। अब जो लेमन होता है, लेमन क्या होता है? वो होता है सॉर, मतलब खट्टा होता है बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा। और इसी तरीके से जो दही होता है मतलब कर्ड जो होता है उसमें भी क्या होता है? एक तरीके से एक एसिड ही होता है। तो ये जो एसिड होते हैं ये क्या होता है? एसिड का सिंपल सा बात ये याद रखो कि जो एसिड जब उनको एक्वा सॉल्यूशन के अंदर मिलाया जाए तो वो अपने इजीली H+ आयन को दे दे, सिर्फ और सिर्फ H+ आयन को दे, तो वहां पर क्या होते हैं? वो होते हैं एसिड। अब अगर बात करें एसिड आर आयनिक कंपाउंड होते हैं दैट डिसॉल्व्ड इन द वाटर एंड प्रोड्यूसेस द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, और जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक तो एसिडिक टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे और यहाँ पर रिएक्ट विद द मेटल टू क्रिएट हाइड्रोजन गैस, और जब मेटल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो वहां पर हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करेंगे। अब इसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेट करा हुआ है कि आप ये घर पे भी कर सकते हो कि आप एक नींबू को काटना और उसके ऊपर जो लिटमस पेपर है उसको रख के देखना, तो आपको जो कलर चेंज है वो हो जाएगा रेड में। अब जब रेड में कन्वर्ट हो गया तो उसके अंदर डेफिनेटली एसिड होगा। तो यहाँ पर जो हुआ ये क्या हुआ? ये हुआ एसिड। तो ये एसिड के बेसिस के ऊपर तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बाजार से जाना, कोई भी लिटमस पेपर ले लेना और उसको करके देख लेना। बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप चाहो तो घर पे जितने भी कंपाउंड होते हैं मिल्क में करके देख लेना। हर एक जगह के ऊपर आप करके देखोगे तो आपको पता लगेगा। डेमोन्स्ट्रेट करोगे तो आपको वो ज्यादा समय तक याद रहेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ब्लू होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये खट्टा होता है टेस्ट में, जो कि हम लेमन से याद रख सकते हैं। सेकंड होती है कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, हमने बहुत बार याद कर लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास में होता है H+ आयन। जैसे ही H+ आयन देगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। देन फिर इसके बाद यहाँ पर गिव H+ आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन, और एक्वा सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन देगा। अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि यहाँ पर कुछ एसिड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर दिया हुआ है फॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, अब इससे रिलेटेड आपको क्या करना होगा? अब इससे रिलेटेड आपको ये देखना है कि H3PO4 है ये, ठीक है, H3PO4 है। अब इसको आपको स्प्लिट करना है और फिर उसका में आपको निकालने के इसमें कितने नंबर ऑफ H+ है। तो ये तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। हाइड्रोजन किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? वो करता है H+ की फॉर्म में। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर 3 तो H+ के आयन है और यहां पर एक PO4-3 का आयन है, ठीक है, एक PO4-3 का आयन है। और जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? जब कभी भी एसिड के साथ में जाएंगे तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये क्या जाएगा? ये पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ में ऐड हो जाएगा। तो आप ये याद रख सकते हो कि मेटल के साथ में क्या होगा?
मेटल के साथ में हमें नेगेटिव पार्ट को ऐड करना है। देखो हमेशा बात याद रखना कि जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, हमने फिजिक्स में बहुत पढ़ा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगता है कि जो मतलब नेगेटिव है तो ये क्या होगा, ये मेटल को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि मेटल के पास में होगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपको याद रखना है कि जब कभी भी रिएक्शन होगी, जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है ये वाली, अब इसमें क्या हो रहा है कि जिंक सॉलिड है, ये H2SO4 के साथ में रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पर ZnSO4 और H2O गैस निकल रही है। तो अब इसको हम एलैबोरेट करते हैं। जो जिंक होता है, जिंक किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिंक एग्जिस्ट करता है Zn+2 में। ये आपको याद रखना होगा, ये याद ही रखना होगा और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये +2 में एग्जिस्ट करता है और जो H2SO4 है हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें एक तो होगा H+ और एक होगा इसमें यहाँ पर SO4-2। तो यहाँ पर ये तो हो गया नेगेटिव वाला और ये हो गया पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके यहाँ पर एक कंपाउंड बनाएंगे ZnSO4। तो यहाँ पर मेरा समझाने का मतलब ये था कि आपको इसमें निकाल लाना चाहिए कि कौन सा वाला पार्ट है, कौन सा वाला नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है उसको आपको नेगेटिव के साथ में मिलाना, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ में मिलाना। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है ताकि आप इसको अच्छे से कर पाए। अब इसके बाद में इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें तो वो होती है कि जब भी ये मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या होता है, जब कभी भी कोई भी एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो याद रखना है कि यहाँ पर HCl और यहाँ पर H2SO4 रिएक्शन करेंगे, लेकिन जो हमारा नाइट्रिक एसिड है HNO3 ये रिएक्शन नहीं करने वाला। ये याद रखना कि HNO3 रिएक्शन नहीं करता मेटल के साथ में। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में एक रिएक्शन दी हुई है और उसी के साथ में एक एक्टिविटी दी हुई है कि किस तरीके से होता है। तो इस एक्टिविटी को एक बार थोड़ा सा ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस एक्टिविटी में है क्या। इस एक्टिविटी के अंदर यह है कि एक ग्लास ट्यूब लेनी है और उसके अंदर आपको कोई भी एक मेटल जो भी आपको पसंद, मेटल मतलब थोड़ा एक्टिव मेटल होना चाहिए, जैसे कि आयरन हो गया और उसी के साथ में जिंक हो गया, फिर ऐसे कोई भी एक्टिव मेटल डालना है। फिर उसके अंदर आपको डाइल्यूट कोई भी एसिड, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप HCl डाल दो, H2SO4 डाल दो, ये दोनों में से कोई सा भी जो आपका दिल करे वो डाल दीजिए। देन फिर आपको वेट करना है रिएक्शन के लिए। जब रिएक्शन होगी तो इसमें बबल्स फॉर्म होंगे। मतलब बबल जब हो रहा है, मतलब बबल कब होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम पानी में स्ट्रॉ डाल करके हवा देते हैं तो वहां पर बबल्स फॉर्म होते हैं, तो उसमें क्या होती है, एयर। तो इसी तरीके से जब बबल फॉर्म हो रहे हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ जनरेट होगा, मतलब गैस जनरेट होगी। तो उस गैस को क्या कर रहे हैं हम, इसके ऊपर एक ट्यूब लगा करके उसे नीचे लेकर के जा रहे हैं और नीचे हमने रख दी एक सॉफ्ट सॉल्यूशन जिससे कि क्या बुलबुले बन जाए। अब हमने क्या करा था, बचपन के अंदर एक वो आता था, मतलब एक इतनी लंबी सी वो आती थी और उसके अंदर होता था और फिर उससे ऐसे फूंक मारते थे तो बबल्स फॉर्म होते, तो उसमें एयर होती थी। तो अब यहाँ पर हमारे पास में पीछे से आ रही है एक गैस, क्या हो रही है, यहाँ पर आ रही है गैस। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा कि ये बबल्स जो होंगे इनके अंदर भरी हुई होगी गैस। अब ये गैस कौन सी होगी, ये होगी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, मतलब H2 गैस इसमें फॉर्म रहेगी, जैसे कि जिंक हो गया और उसके साथ में H2SO4 जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ZnSO4 और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस लॉबरेट हो जाएगी। तो आप इसको याद रख सकते हो कि डाइल्यूट एसिड एग्जांपल HCl एंड H2SO4 नॉट HNO3 रिएक्ट विद द सर्टेन एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, आयरन एंड टू इवॉल्व H2 गैस। तो आपको तो इतना सा ही याद रखना है कि जब कभी भी रिएक्शन होगी तो H2 गैस हमें निकाल देनी है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके लिए ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या करा गया है, सिंपल सा आपको कोई भी एक कार्बोनेट लेना है जो कि फिर उसके बाद में एक ट्यूब में रखना है और उसके साथ में कोई भी एसिड जो भी आपका मन करे वो एसिड रखना है। देन फिर उसके बाद में उसको आपको लॉक कर देना है और फिर उस रिएक्शन को होने देना है। तो अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इसमें भी बबल्स फॉर्म होंगे और फिर से हम इसकी गैस को एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इस बार हम क्या करें, सॉफ्ट सॉल्यूशन की जगह पर यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहा है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है वो आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी हम उसमें से CO2 पास करते हैं, तो जब CO2 पास करते हैं तो वो क्या होता है, मिल्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मिल्की सा हो जाता है उसका कलर। तो हम उसे डेफिनेटली कह सकते हैं हाँ यार इसमें CO2 इवॉल्व हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया जाता है। अब इसकी जो रिएक्शन रहेगी वो ये रहेगी कि यहाँ पर CaCO3 को जब HCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर CaCl2 जो कि क्या होगा, वो होगा इसका साल्ट। ये याद रखना कि सॉल्ट है ये। फिर इसके साथ में वाटर इलेबरेट होगा इसके साथ में। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस निकलेगी। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब कभी भी ऐसी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जब कभी भी सॉल्ट फॉर्म होगा तो सॉल्ट के साथ में वाटर तो फॉर्म होगा ही होगा। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो आती है वो आती है मेटल ऑक्साइड के साथ में जब रिएक्शन होगा
होगा तब क्या होगा। तो मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पर HCl है। तो अब हम इसको लिखेंगे कि कैल्शियम जो है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा और इलेबोरेट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैल्शियम तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा +2 और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -2 और HCl को हम क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि यहाँ पर H+ और ये हो गया Cl-। तो मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव वाले मतलब ये एक तो H+ हो गया और ये O-2 हो गया। तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव को इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पर बन गया वाटर। देन फिर Ca+2 और इसको मिलाया तो यहाँ पर हमारे पास में बन गया CaCl2। तो आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के नेगेटिव के साथ में, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ में बना करके रिएक्शन करवा देनी। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखा हुआ है कि जितने भी लाइमस्टोन होते हैं, मतलब जितने भी लाइमस्टोन हो गया, चौंक हो गया, मार्बल हो गया, सारे के सारे डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। और ऑल द कार्बोनेट्स एंड द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब कभी भी ये रिएक्शन होती है जो कि हमारे साथ में, मतलब हमारे साथ में नहीं, एसिड के साथ में, तो वहां पर हमें एक सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, ये याद। जैसे कि यहाँ पर बेस बी से स्टार्ट होता है तो आपको बेस में जो बी है इससे रिलेटेड दो बातें याद रखनी है। सबसे पहला बी जो है वो है बीटर को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा कि जो बेस होते हैं इनका टेस्ट जो होता है वो होता है बीटर। फिर इसके बाद में जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि जब इसको लिटमस, जब लिटमस के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लू कन्वर्जन देगा, मतलब ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर बी से बी याद रखोगे कि बीटर होता है और ब्लू कलर में इसको लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। दो बात याद होगी। फिर इसके बाद में ये होता क्या है, बेसिस होते कौन से, तो बेसिस वो होते हैं द सब्सटेंसेस दैट फर्निशेस हाइड्रोक्साइड आयंस इन अ एक्वा सॉल्यूशन, जो कि यहां पर OH- आयन दे देगा। जैसे कि जो एसिड्स होते थे वो तो H+ देते थे, लेकिन बेसिस क्या होते हैं, OH- आयन देते हैं, तो वो हो जाएंगे बेस। ठीक है। फिर इसके बाद में यहां पर आते हैं कि बेसिस वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि यहां पर एक तो बिटर टेस्ट होता है उनका, फिर उसके बाद में सोपी होते हैं, स्लिपरी होते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आप लोगों को उसका कैरेक्टर डिफाइन करना है कि बेसिस क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो आप बोल सकते हो कि वो सोपी होते हैं, स्लिपरी होते हैं और उनका बिटर टेस्ट होता है। और यहां पर ये जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके एग्जांपल है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया और यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखो, यहाँ पर वो हो जाएगा NaOH। अब देखो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा। आपको इसको मतलब स्प्लिट करके इसको आपकी रिएक्शन बनानी आनी चाहिए। अब जैसे आप इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या होगा, मतलब एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा तो ये दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट होगा। हमेशा याद रखना कोई भी अगर कंपाउंड होता है, जैसे कि X और Y एक कोई कंपाउंड है, तो जब कभी भी ये पानी के अंदर इसको डिसॉल्व करा जाएगा, मतलब एक तरीके से इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाएगा, तो ये क्या होगा कि एक X नेगेटिव में जाएगा और एक X पॉजिटिव, मतलब Y पॉजिटिव में जाएगा, इस तरीके से होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि Na जो है वो आएगा पॉजिटिव में। अब ये पॉजिटिव में इसलिए आया है क्योंकि ये है मेटल। ठीक है, देखो ये बहुत ही बेसिक बात है, लेकिन एक बार बता दूंगा तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर निकलेगा OH-, जो कि यहाँ पर अब जैसे कि कोई भी रिएक्शन होगी, आगे हम रिएक्शन देखेंगे तो उसमें क्या होगा, ये OH वाला जो पार्ट है, जैसे कि जो OH वाला पार्ट है ये किसके साथ में जाएगा, जो भी कोई पॉजिटिव पार्ट होगा उसमें कोई भी मेटल होगा उसके साथ में OH जाकर के जुड़ जाएगा, और ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो नेगेटिव के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जैसे कि अब एक जो नया क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा एल्कली का। अब देखिए एल्कली होता क्या है, एल्कली और बेस, कई बार ऐसे अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेस और एल्कली एक जैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बेसेस होते हैं उनमें से बहुत सारे बेस होते हैं जो कि डिसॉल्व होते पानी में, बहुत सारे डिसॉल्व नहीं होते। तो अब ये क्या होता है, मतलब ऑल द बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन द वाटर, जो कि डिसॉल्व होते हैं नहीं भी होते, और जो डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में उनको यहाँ पर कहा जाता है एल्कली। आपको तो ये याद रखना है, एल्कली मतलब कि पानी में डिसॉल्व होने वाले, और यहाँ पर ये सोपी होते हैं, इनका टेस्ट जो होता है वो होता है बेटर, और ये कोरोसिव नेचर के होते हैं। मतलब अगर आप इसको किसी आयरन के ऊपर रख दोगे तो वहां पर उसके ऊपर जंग आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड डोंट टच देम एज दे मे कॉज हार्म यू, मतलब एक तरीके से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आप इनको छू लोगे या फिर आप इनको गलती से टेस्ट कर लेते तो आपके साथ में खतरा हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक तरीके से डेंजरस होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर बिटर इन टेस्ट होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो रेड लिटमस होता है उसको
ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पर ये OH माइनस देता है एक्वस सॉल्यूशन में, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है एक्वस सॉल्यूशन में। याद रखना कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है एक्वस सॉल्यूशन में बेसिस को दौरान। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना कि यहाँ पर डिफरेंशिएट, मैं डिफरेंशिएट को डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बना है, अब आप इसको कैसे करेंगे। देखो ये 4 पॉइंट है। अब अगर मैं बात करूं, ये बिटर इन टेस्ट होता है, तो अगर एसिड की बात करते हैं वो होता है सोर इन टेस्ट। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये रेड को ब्लू में करता है, वो क्या करता है कि ब्लू को रेड में कर देता है, ठीक है, ब्लू को रेड में कन्वर्जन कर देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि वो OH माइनस देता है, ये H प्लस देता है, और फिर इसके बाद में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये 4 पॉइंट का है। तो ये जो क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसको याद रखना, इसका डिफरेंशिएशन में याद रखना ताकि आप अच्छे से कर पाओ। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे कि आपको जब कभी भी केमिकल प्रॉपर्टी कहा जाए तो मतलब एक तरीके से वो रिएक्शन किस तरीके से करेगा। तो जैसे हमने एसिड में पढ़ा था कि वो मेटल के साथ में क्या करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में क्या करते हैं, तो उसी तरीके से इसमें अब जब ये मेटल के साथ में रिएक्शन करेंगे हमारे बेसिस, तो क्या होगा, व्हेन द स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। मतलब जब कभी भी ये स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, एग्जैक्टली सेम एज एसिड, ठीक है, एसिड के जैसा होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है। अब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है जिंक और फिर उसके साथ में है NaOH, और ये कन्वर्ट हो रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है Na2ZnO2, ये क्या है, ये है सॉल्ट, और फिर उसके साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो आपको तो इतना से याद रखना है कि कोई भी रिएक्शन अगर होती है, चाहे से बेस हो या फिर एसिड हो मेटल के साथ में, वो हमेशा के हमेशा हाइड्रोजन गैस देंगे और उसके साथ में उनको एक सॉल्ट बन जाएगा। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आते हैं यहाँ पर जिंक, मतलब कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में क्या रिएक्शन होती है। तो अब देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में क्या होता है, व्हेन द बेसिस रिएक्ट विद द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक ऑक्साइड होती है, टू प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड द वाटर, एंड दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो मतलब एक तरीके से जब कभी भी नॉन मेटेलिक के साथ में होता है, तो देखो ये क्या है, ये तो है बेस, ठीक है। अब बेस और एसिड की रिएक्शन होगी यहाँ पे। अब बेस और एसिड की रिएक्शन इसलिए होगी क्योंकि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। यहाँ पर ये पॉइंट गिवन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपको सॉल्ट के बारे में बताने लग गए कि ये जो होता है ये होता है सॉल्ट, और फिर उसके बाद में ये जो COH2 है ये होता है भैया बेस, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो CO2 है ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास में एसिड, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। अब इसके बाद में जब रिएक्शन हुई, CO2 जब इसके साथ में रिएक्शन करा तो क्या बना, वो बना CaCO3, और उसके साथ में वाटर इवेपोरेट हो गया, मतलब एक तरीके से वाटर रिलीज हो गया। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है नेक्स्ट जो क्या आता है, रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस। तो अभी हमने जो अभी तक पढ़ा है एसिड्स और बेस, तो अब इन दोनों को मिक्स करने पर क्या होगा। तो यहाँ पर एसिड रिएक्ट विद द बेसिस टू प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड water, and in this reaction acid neutralizes a base and reduces its effect, or the vice versa, thus the reaction is known as neutralization reaction। मतलब कहने का ये है कि जब कभी भी एक एसिड और एक बेस, आप ये समझो कि मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि एक तरफ तो है बहुत ही हट्टे कट्टे दोनों हैं, एसिड और बेस बहुत ही हट्टे कट्टे हैं, और इन दोनों की जब हम लड़ाई करवाएंगे तो क्या कोई जीत पाएगा, मतलब एकदम से इक्वल है ना, तो इनमें किसी में वेट ज्यादा है ना कम है, सब एक जैसे आइडेंटिकल हैं, तो क्या एक दूसरे को हरा पाएंगे, नहीं। तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कि भैया मैच ड्रॉ हो गया। तो इसीलिए इनकी जो रिएक्शन होती है वो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें कुछ नहीं होता। अब जैसे कि यहां पर गिवन है कि एसिड बेस प्लस एसिड जो होता है सॉल्ट प्लस वाटर देता है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हो गया बेस, और यहां पर HCl ये क्या हो गया, ये हो गया एसिड। अब जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो अब यहां पर जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनना, क्योंकि वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। वो जो पॉइंट है वो ये है कि जो NaOH है, NaOH को मैंने आपको बताया था कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस में स्प्लिट हो जाएगा। इसी तरीके से जो HCl है ये हो जाएगा H प्लस और यहां पर हो जाएगा Cl माइनस। तो मैंने क्या कहा था कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है मतलब ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा कि OH माइनस और H प्लस एक साथ मिलकर के ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे H2O, और यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस मिलकर के बना देंगे NaCl जो कि होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये इस तरीके से इनकी रिएक्शन होती है। अगर मान लो कि आपको कोई नहीं पता, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इसकी जगह पर कुछ और होता, मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये हो जाता है, एक बार क्लियर करके फिर बताता हूँ मैं सही ढंग से
कि ये रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर NaOH की जगह पर हो जाता CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये हो जाता COH ट्वाइस। तो इसमें क्या होता, अब इस रिएक्शन को कैसे करते, तो इस रिएक्शन को भी हम वैसे ही करते हैं। सबसे पहले तो हम इसे स्प्लिट करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, यहाँ पर ये हो जाता Ca+2 और यहाँ पर ये हो जाता OH-, ठीक है, ये हो गया OH-। अब उसके बाद में इसके साथ में H+ चला जाता और यहाँ पर इसके साथ में Cl- आ जाता, तो यहाँ से जो कंपाउंड बनता NaCl की जगह पर वो बन जाता CaCl2 और यहाँ से वाटर तो 100% कन्फर्म ही था। तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है, स्प्लिट करना है, फिर उसके बाद में जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट कर देना, पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव को कनेक्ट कर देना, बस इतना सा काम है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है, अब देखो ये जो है पीएच स्केल, आप इसको इस तरीके से समझो कि जैसे कि आपके क्लास में टेस्ट होता है, तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो होता है आपकी इवैल्यूएशन की, मतलब आप कितने इंटेलिजेंट हो। अगर आपके 90+ आते हैं तो आप मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, और अगर 95+ आते हैं तो आपके पास में गॉड गिफ्टेड माइंड है। तो देखो ये एक आप लोगों को फॉल्स मिथ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप ये तो देख लेते हो कि यार उसने 95% अचीव कर लिया और आप उसको बोलते हो कि यार तेरा तो लक ही अच्छा है, तेरे को तो सब आता है, तू सब कुछ कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब उसकी स्टडी देखोगे, आप देखोगे कि वो कई रातों तक जागा था, उसने पूरी पूरी रात पढ़ाई करी थी, पूरी पूरी रात, मतलब आप तो जब नींद आती है जब सो जाते हो, लेकिन उसने वो अपने टारगेट अचीव करने के लिए, वो जो टॉपर वाली गद्दी होती है जिसका टॉपर को मिला जाता है कि यार तू टॉपर है, उसके लिए उसने कितनी ज़्यादा मेहनत करी थी। तो मेहनत होती है हर एक चीज़ के पीछे, ये नहीं होता कि आपको मतलब एक तरीके से कोई गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड कोई नहीं होता, सब अपने आप को घिसते हैं घिसते हैं घिसते हैं, बस वो इतना ज़्यादा घिसते हैं कि 3 घंटे पढ़ने के बाद में आप तो बोर हो जाते हो कि यार मैं आज बहुत पढ़ लिया, लेकिन वो 3 घंटे के बाद में फिर से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर से उसके ऊपर पढ़ने बैठता है, चाहे से सर दर्द हो, आंखों में दर्द हो, फिर भी वो पढ़ने के लिए बैठता है। तो ये होता है यहाँ पर, वो उसको गॉड गिफ्टेड नहीं होता। और यहाँ पर एक और बात ये बताता हूँ कि जैसे कि ये स्केल है, अब ये पीएच स्केल तो ये बताती है कि एसिड की क्या पावर है, बेस की क्या पावर है। तो आपके मार्क्स कैसे बता पाएंगे कि आपके ब्रेन की क्या पावर है? आपके ब्रेन का काम है काम करना, उसको याद रखना नहीं है। एग्जाम में सिंपल सा क्या होता है, अभी यहाँ पे आपको कोई भी, जैसे कि आप 10 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, 10 चैप्टर हैं, अब 10 चैप्टर को आपको याद रखना है यार। अब 10 चैप्टर को याद कैसे रखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि यार 10 चैप्टर। अब ये जो 10 चैप्टर हैं, अगर आपको ये ऐसे स्प्लिट एक एक करके दे दे तो आप उसे बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो आपको इस पर फोकस नहीं करना कि आपको इनको रट के जाना, आप इनको समझ के जाओ। जैसे कि अब मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा है, अब जैसे कि मैंने बेसिस के ऊपर बताया, तो मैंने बी से 2 बातें बताई थी, बीटर हो गया और ब्लू में हो गया, तो 2 पॉइंट यहाँ से याद हो गए। फिर इसके बाद में यहाँ पर इसमें एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इसी तरीके से इसके आप पॉइंट्स बना करके याद करो तो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छा याद होगा। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो क्या आते हैं यहाँ पर पीएच स्केल। अब देखो पीएच स्केल क्या होता है, सिंपल से ये एक मेजरिंग स्केल होती है। जैसे कि हमारी जो स्केल होती है, इस तरीके से एक स्केल होती है जिसके ऊपर ऐसे नंबर लिखे होते हैं कि इतना इतना इतना, फिर उसके बाद में हम लाइन ड्रॉ करते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की। उसी तरीके से जो एसिड बेस होते हैं, इनके अंदर जो इनकी पावर होती है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको डिफाइन करती है पीएच स्केल। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि एसिड जो होते हैं, मतलब एसिड के लिए जो पीएच होनी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा कम होनी चाहिए। जितनी ज्यादा कम पीएच होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब आप लोगों को से एक क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुना मेरी बात, वो ये है कि सबसे पहले एक हमारे पास में एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू है वो है यहाँ पे 2, और दूसरा जो एसिड है वो है यहाँ पर पीएच वैल्यू के साथ में वो है यहाँ पे 1 मतलब 1 नहीं, इससे थोड़ा कम लेते हैं, वो है 0.2 पीएच है उसकी। तो अब आप लोग बताओ कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा। मैं बताऊंगा इसका आंसर, पहले हम इसके बारे में देख लेते कि ये होता क्या। तो ए स्केल दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द पीएच स्केल एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय एसपीएल शोर्शन। तो ये इनके द्वारा करा गया था। देन फिर इसका यहाँ पर जो P है वो स्टैंड करता है पीएच के लिए, यहाँ पर पोटेंज होता है P का मतलब, जो कि जर्मन में मीनिंग होता है पावर, और यहाँ पर H स्टैंड फॉर द हाइड्रोजन आइकन। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि जो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है पीएच का मतलब। अब आपको याद क्या रखना है,
इसमें आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि जो पीएच होती है उसकी स्केल जो होती है वो होती है 0 से लेकर के 14 तक की स्केल होती है। अब उसमें अलग अलग पॉइंट होता है। सबसे पहले एसिडिक अगर सॉल्यूशन है तो उसकी पीएच हमेशा 7 से कम रहेगी। जितनी ज्यादा कम पीएच होगी एसिड के केस में वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और एल्कली जो सॉल्यूशन होते हैं, मतलब एक तरीके से आप बेस के जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी जो पीएच होती है 7 से ज्यादा होती है। तो यहां पर एक पॉइंट आता है कि भैया आपने तो कहा था कि जितनी कम उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस में क्या होगा, बेस में जितनी ज्यादा उसकी पीएच ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये बात यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक टिपिकल सा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि पीएच जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जितनी ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और एक न्यूट्रल पॉइंट होता है जहां पर कि ना तो वो एसिड होता है ना वो बेस होता है, वो होता है पीएच 7। और हम जो घर पे पानी पीते हैं उसकी भी पीएच अप्रोक्सीमेटली 7 होती है। और जो आप लोगों का मुंह है, मतलब एक तरीके से जिससे हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह में जो स्लाइवा है वो एसिडिक होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जब सुबह ब्रश करते हैं तो ब्रश करते टाइम हमारी जो टूथपेस्ट होता है उसमें होता है बेस, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसलिए हमारे मुंह से स्मेल नहीं आती। तो अभी आप लोगों में से बताओ कि कितने सारे लोगों ने आज सुबह टूथब्रश करा या नहीं करा। मैं जानना चाहता हूं कि कितने सारे हैं, जल्दी से एक देखो कमेंट सेक्शन में बताना। शर्मा मत, आप जैसे ही हैं सारे बच्चे, बहुत ही नॉर्मल, हर एक कोई भी अगर सवाल पूछूं मैं आप उसको बता दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं पढ़ता हूं सभी के सवाल। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि भैया अब ये हमने पीएच तो डिस्कवर कर लिया, अब इसका डेली यूजेस के अंदर क्या काम है। देखो सबसे पहली बात तो ये कि ये वाला जो पार्ट है इसका रट्टा मारना है, ठीक है, इसका रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसको रट लो पूरा। अब जैसे कि अगर बात करें प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर पीएच सेंसिटिव होते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8 के बीच में हमारी बॉडी काम करती है। और फिर पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, इसीलिए उसको कहा जाता है एसिड रेन। ये हो गया। अब ये इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। फिर इसी तरीके से अगर पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमारा जो स्टोमच है वो HCl को प्रोड्यूस करता है जो कि एक खतरनाक एसिड होता है, विच हेल्प्स इन आवर डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पर ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टोमच प्रोड्यूसेस मोर एसिड एंड कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। तो अगर इंडाइजेशन होता है तो वहां पर जो हमारा पेट होता है वो और एसिड प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से हमें पेट में दर्द भी होता है। फिर उसके बाद में टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूजेस एंटासिड माइल्ड बेस लाइक द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि हमें पेट में एसिडिक सा लगता है तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, ताकि वो पूरा एसिड है वो बेस के द्वारा कंज्यूम हो जाए और सॉल्ट फॉर्म हो जाए, और उसके साथ में वाटर कंज्यूम हो जाए जो कि हम उसे एक्सट्रैक्ट कर देंगे। देन फिर इसका हमने यहाँ पर आता है कि पीएच एज इन द टूथ डीके। अब देखो यहाँ पर जो हमारा मतलब मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया था कि जो हमारा स्लाइवा है वो जो होता है वो एक तरीके से एसिडिक होता है, और हमारे जो टूथ होते हैं, मतलब एक तरीके से आपके जो दांत हैं, ऐसे दांत हैं, ये डीके होना स्टार्ट हो जाएंगे जब पीएच 5.5 से कम होगी। मतलब अगर एसिडिक होने लग जाएगा तो वहां पर जो है आपकी माउथ है वो, मतलब दांत जो है वो सड़ने लग जाएंगे। अब उसके बाद में पर टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में। अगर आप अपने दांत के ऊपर मारोगे तो आपके दांत नहीं टूटेंगे, और अगर अंगुली के ऊपर मारोगे अंगुली टूट सकती है। पर ऐसा एक्सपेरिमेंट मत कर लेना कि आप लोग मुंह पर मार रहे हो हथौड़ी से और हाथ मुंह पर मारोगे ना हथौड़ी से, दांत टूट जाएंगे। तो वैसे तो हार्डेस्ट है, लेकिन इसमें ये जो है मतलब ये टूट सकता है, ऐसे टूटता नहीं है पर टूट सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पर डी डज नॉट डिसॉल्व इन द वाटर बट कोरोड्स द पीएच इज एंड द लेस देन 5.5 ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय द बैक्टीरिया। तो देखो होता क्या है कि जब कभी भी हम खाते तो हमारे मुंह में जो होते हैं बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, जिसकी वजह से ही डाइजेशन हो पाता है हमारा। तब ये क्या होता है कि जब कभी भी पीएच 5.5 से कम होती है तो यहाँ पर ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय द बैक्टीरिया, तो हाँ यहाँ पर डिग्रेडेशन ऑफ फूड होने लग जाता है हमारे मुंह में। तो यहाँ पर इसके बाद में यूजिंग द टूथपेस्ट जो कि बेसिक होता है, टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद और खाना खाने के बाद और सुबह उठते ही ब्रश करना चाहिए, ताकि आप लोगों के जो दांत हैं वो एकदम से सुरक्षित रहें। अगर आप मान लो कि बुढ़े हो जाओगे और आपके पास में दांत ही नहीं रहेंगे तो आप खाना कैसे खाओगे। तो इसीलिए दांतों का अभी से ख्याल रखो, सुबह शाम ब्रश किया करो, एक अच्छी आदत होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं भैया सॉल्ट। अब देखो सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट सिंपल सा वही होता है जो कि हम लोग खाने में खाते हैं, आप लोग तो यही जानते हो। लेकिन सॉल्ट बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने एक जो रिएक्शन पढ़ी थी उसके अंदर
CaCl2 भी बनाया था हमने और NaCl भी बनाया था, तो इसी तरीके से ये रिएक्शन होने वाली है। जैसे कि सॉल्ट कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ बेस इन विच द हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द मेटल। तो यहाँ पे अब मैंने आपको जैसे समझाया था, अब जैसे कि ये है H2SO4, क्या है ये है H2SO4। अब हम इसको स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट करके ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक है H+ और ये है यहाँ पर SO4-2, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर SO4-2 और NaOH को जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा Na+ और यहाँ पर ये हो जाएगा OH-, ठीक है। तो ये OH- और H+ तो एक साथ जाकर के वाटर बना देंगे और अब बचा यहाँ पर Na+ और SO4-2 मिलकर के यहाँ पर NaHSO4 फॉर्म कर देंगे। जैसे कि जब एक हाइड्रोजन निकलता है पहले, फिर उसके बाद में एक और हाइड्रोजन निकलता है, एक साथ में दो हाइड्रोजन नहीं निकलते, तो यहाँ पर एक HSO4 रहेगा और इसमें माइनस रहेगा, तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो अब इसके बाद में आता है हमारे पास में कॉमन सॉल्ट जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। जिसको कि सोडियम क्लोराइड नहीं जानते, हम तो जानते हैं टाटा नमक, जो मतलब आयोडीन नमक, सबसे अच्छा नमक, मतलब बहुत सारे ऐड आते हैं। तो ये जो नमक होते हैं जो हम खाते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड। अब इसको फॉर्म कैसे करा जाता है? जो सोडियम क्लोराइड होता है, जो हमारे समुद्र होता है, समुद्र जो होता है उसका जो पानी होता है वो होता है नमक होता है उसमें। तो उसको क्या करा जाता है, पानी को एक बहुत ही बड़े कंटेनर में लिया जाता है और उसको उबाला जाता है, पूरे पानी को एवेपोरेट कर दिया जाता है, जिससे कि जो लास्ट में बचेगा वो बचेगा सॉल्ट, और वो जो सॉल्ट बचता है उसको प्योरीफाई करके हम तक आता है। ये होते हैं सिंपल सी प्रोसेस, लेकिन हम इसे फॉर्म भी कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड इज आल्सो नोन एज द कॉमन सॉल्ट और द टेबल सॉल्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। तो जो नमक नहीं खाते, मतलब एक तरीके से बिल्कुल ही नमक नहीं लेते, तो उनके अंदर आयोडीन की कमी होने लग जाती है। आयोडीन की कमी से बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, इसीलिए जो सोडियम क्लोराइड होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आयोडीन वाले नमक की बात कर रहा हूं मैं, सोडियम क्लोराइड नहीं। इसमें तो बोलोगे कि आयोडीन है ही नहीं, लेकिन कहा जाता है कि आयोडीन युक्त या फिर वो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये होता है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। तो जब कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब एक तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें ये मिलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि डिपॉजिट ऑफ द सॉल्ट दैट आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड द रॉक सॉल्ट। मतलब एक तरीके से जो सॉल्ट एक तरीके से आपको डिपॉजिटेड मिलता है, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पर की जो पत्थर होती है वो नमक की फॉर्म में होती है। आप लोगों ने अगर देखा होगा गांवों में एक तरीके से जो ऑरेंज कलर का जो होता है वो गायों को दिया जाता है, जिसमें कि जो रॉक सॉल्ट होता है वो भी एक तरीके से नमक ही होता है, लेकिन वो नेचुरली अकरिंग होता है। अब उसके बाद यहाँ पर व्हेन द सॉल्ट इज प्योर इट इज व्हाइट इन कलर एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। हाउएवर इट इज ऑफ्टन ब्राउन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज इन इट। अगर आपके घर पर एकदम से सफेद नमक है तो एकदम से प्योर है, अगर सफेद नहीं है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन है, तो आपको जो कंपनी है उसने बेवकूफ बनाया, आपको इंप्योर दिया, तो आप उसे चेंज करवाइए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है कि व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन द सोडियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होती है इसमें यहाँ पर ये जो इसकी यूजेस हैं, जैसे कि Cl2 का क्या होता है, H2 का क्या होता है, ये इसके बाय प्रोडक्ट है, लेकिन इनके यूजेस इंपॉर्टेंट है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म होती है वो होती है नमक से। नमक को हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जैसे कि पानी में आपको नमक घोलना है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आपको यहाँ पर NaOH मिलेगा। अब इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है कि सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको कि ब्राइन कहा जाता है, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोरल एल्किल प्रोसेस। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, ये इस वाले पार्ट से क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज क्लोरल एल्किल प्रोसेस। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 से 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो क्या आते हैं यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोरल फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे क्या होता है कि NaCl जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ में, तो यहाँ पर NaOH फॉर्म होता है, Cl2 फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन लिया था और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी, तो एक्वस का मतलब ये होता है कि उसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, NaOH बनता है, CaCl2 बनता है और फिर उसके बाद में ये सब बनता है। एक बार आपको रिएक्शन बना के ही दिखाता हूँ, आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा। जैसे कि मैंने क्या कहा था कि इसको हम स्प्लिट करेंगे Na+
और Cl माइनस में, इसको हम स्प्लिट करेंगे H प्लस और यहाँ पर ये हो गया OH माइनस में। तो मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव वाला पार्ट है ये इसके साथ में चला जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया NaOH। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन और ये एसिड तो बनने नहीं वाला इस रिएक्शन में, एसिड नहीं बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग पार्ट आता है कि जो हाइड्रोजन जब किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करता तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल करके एक हाइड्रोजन गैस बना देंगे और इसी तरीके से Cl2 भी फॉर्म हो जाएगी। तो 2-3 कंपाउंड बनते, तो अब इनके अलग अलग यूजेस होते हैं। अब जो नमक होता है उसको जब हम करवाएंगे तो यहाँ पर 2 होते हैं, एक तो होता है एनोड के ऊपर, एक होता है कैथोड के ऊपर और एक होता है गैस के ऊपर, ठीक है। तो जब कैथोड के ऊपर जो रिलीज होती है गैस, जैसे कि आपको देखा होगा कि आपने रिएक्शन एक बार आपको दिखा ही देता हूं कि यहाँ पर इस तरीके से एक बीकर होता है, उसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो इनमें अलग अलग के ऊपर जब सॉल्यूशन है तो उसके ऊपर अलग अलग गैस इलेबोरेट होती है। तो जैसे कि जब H2 होती है तो इसका क्या काम होता है, इसको फ्यूल्स की तरह काम में लिया जाता है, एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स की तरह काम में लिया जाता है। और अगर Cl2 की बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट में काम में आती है, स्विमिंग पूल्स को साफ करने में काम आती है, पीवीसी के काम में आती है, डिसइंफेक्टेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में काम में आती है। और अगर बात करें NaOH की, NaOH का क्या काम होता है, ये होता है डीग्रीसिंग मटेरियल को काम में आता है, सोप्स डिटर्जेंट में काम में आता है, पेपर मेकिंग में काम में आता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में काम में आता है। लेकिन अगर बात करें NaOH प्लस ये अगर हम Cl2 को मिक्स कर देंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम ब्लीच की फॉर्म में काम में लेते हैं, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में काम में आता है। फिर इसके बाद में हाइड्रोजन और जो मतलब एक तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, जो कि काम में आता है, क्लीनिंग ऑफ स्टील में आता है, अमोनियम क्लोराइड में आता है, मेडिसिन्स में आता है, कॉस्मेटिक्स में आता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जो ब्लीच होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि ब्लीच ब्लीच ब्लीच, ब्लीच का फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे आप। अब ब्लीच वो होता है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राइड स्लैग्ड लाइम। तो अब स्लैग्ड लाइम क्या होता है, इसका नाम याद रख लेना, कॉमन नेम है, लेकिन ये होता है कैल्शियम, यहाँ पर ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड। फिर इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में आता है कि जब Cl2 रिएक्शन करेगी CaCOH Cl2 के साथ में, तो यहाँ पर बनेगा CaOCl2, CaOCl2। ये क्या होता है, ये होता है ब्लीच पाउडर और इसके साथ में वाटर फॉर्म हो जाएगा, ये याद रखना है। फिर इसके बाद में इसके यूजेस याद रखना है। अब इसका सबसे पहले यूज होता है कि ब्लीचिंग कॉटन एंड द लाइन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक तरीके से ये ब्लीचिंग के काम में आता है, जो भी कॉटन के क्लोथ्स होते हैं फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम में आता है। फिर इसके बाद में ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। फिर उसके बाद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज और यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर को भी डिसइंफेक्टेंट कर देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि बेकिंग सोडा जो होता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, जिसका कि फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब ये कैसे फॉर्म होता है, NaCl, नमक लो, पानी लो और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में NH3। जब इन तीनों की रिएक्शन होगी तो यहां पर बनेगा NH4Cl और उसके साथ में बनेगा NaHCO3, जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब उसके बाद में ये क्या होता है, ये नॉन कोरोसिव बेस होता है और यहाँ पर इट इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। जो यहाँ पर एक तरीके से कुकिंग जब होती है तो यहाँ पर ये अलग अलग स्प्लिट हो जाता है, इसमें से वाटर और ऑक्सीजन मतलब एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, जैसे कि NaHCO3, Na2CO3, वाटर और फिर उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। देन फिर इसके अपने हमारे पास में आता है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा क्या होता है भैया, वॉशिंग सोडा जो कि आप लोगों के सुबह कपड़े धुले होंगे वो होता है वॉशिंग सोडा। तो अब इसमें कौन सा होता है, जैसे कि NaHCO3 को जब आपने मतलब वाटर के अंदर जब एक्सेसिव वाटर मिला देंगे उसमें, तो यहाँ पर बन जाएगा Na2CO3.10 ऑफ H2। तो यहाँ पर 10 जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर ये बन गया मतलब एक तरीके से वॉशिंग पाउडर। अब यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट्स गिव्स द वॉशिंग सोडा एंड इट इज द बेसिकली सॉल्ट। ये बेसिक सॉल्ट होता है। फिर इसके बाद में इसके यूजेस क्या होते हैं, सोप, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में काम में लिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स में काम में आता है और क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जो कि हमारे घर पर आप लोगों ने देखा होगा कि पीओपी होता है। पीओपी क्या होता है कि एक व्हाइट कलर का वो कंपाउंड लगाते हैं दीवार के ऊपर जिससे कि थोड़ा अच्छा लगता है। तो वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है भैया देखते
इसका नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये होता है इसका नाम। तो अब इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ ऑफ H2। जब हाफ ऑफ H2 है इसीलिए इसको हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, मतलब कि आधा हाइड्रेट है। फिर इसके बाद में ऑन हीटिंग जिप्सम, अब देखो जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा याद रखना, CaSO4 और यहाँ पर डॉट ऑफ H2, ये होता है इसका फॉर्मूला जिप्सम का। क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आप ये लिखोगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर। हो सकता है कि आपके अगर थोड़ी बहुत गलती हो तो वो भी एकदम से अंडरस्टैंड हो जाए टीचर को। फिर उसके बाद जब 373 केल्विन के ऊपर जब आप इसे हीट करते हो तो ये अपने वाटर को लूज कर देता है और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, और फिर उसके बाद में हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल, आधा वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा तो फिर ये यहाँ पर बचेगा बस आधा ही वाटर मॉलिक्यूल। देन फिर इसके बाद में क्या होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ऑन मिक्सिंग विद इन द वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। तो जैसे कि ये पीओपी एक जगह पर और काम में ली जाती है। जब आपने देखा होगा कि किसी का हाथ टूट जाता है तो उसको प्लास्टर लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हाथ टूट गया तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का जो प्लास्टर होता है वही यहाँ पर ये पीओपी होता है। फिर इसके बाद में इसकी रिएक्शन है कि जब इसमें वाटर मिलाएंगे तो यहाँ पर CaSO4.2 ऑफ H2 फॉर्म हो जाएगा। इसका यूजेस क्या है, सबसे पहला यूज तो ये है कि डॉक्टर यूजेस पीओपी फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन, और फिर उसके बाद में फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, मटेरियल्स, फॉर डेकोरेशन एंड फॉर सरफेस स्मूथनेस के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। देन फिर इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक आता है आज का वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि यहाँ पर सर्टेन सॉल्ट्स दैट कंटेन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सम वाटर, मतलब कि एक तरीके से उनमें कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर होता है। जैसे कि जिप्सम की अगर बात करें तो उसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ठीक है, जैसे कि उसके अंदर फिक्स्ड है तो वो हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पर लूजली अटैच्ड टू देयर ओन मॉलिक्यूल्स एंड दे आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स एंड दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 are present are called as the water of crystallization। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें CuSO4.5 ऑफ H2O तो इसके पास में कितने मॉलिक्यूल हैं, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। फिर इसी तरीके से अगर Na2CO3.10 ऑफ H2O, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा है, आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये वाला कौन सा कंपाउंड है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको लाइक जरूर से करना और शेयर कर देना इस अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप अभी तक देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आई हैव वॉच्ड टिल द एंड, तो मेरे को भी पता लगे कि कितने सारे स्टूडेंट देखते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।